दोस्तों आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। वही अप्लाई होता है ईपीएफओ के साथ, जहां पे आए हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेट आए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है और कैसे ये नया सर्कुलर ईपीएफओ को सारा कामकाज बदलने वाला है। आपके ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में समझेंगे। क्योंकि मेरी इस वीडियो का इंतज़ार ना केवल पीएफ का काम करने वाले कर रहे हैं, बल्कि पीएफ की जो वीडियोस बनाते हैं वो भी इंतज़ार करें कि कब भाई साहब एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे दिमाग में कुछ आए और हम इसको कॉपी पेस्ट करें। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आप इस सर्कुलर को बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी बताऊंगा, एक पेज से लेके 35 पेज तक बताऊंगा। जो आपको सही लगे समझिएगा, जो आपको सही लगे कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से मारना कॉपी पेस्ट, गलत मत बता देना कुछ। तो यहाँ हम शुरू करते हैं कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि देखो, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब है कि आपको एक फॉर्म बना के दिया गया था जिसमें आप अपनी करेक्शन करते थे। तो करेक्शन करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफलाइन के अंदर जो फॉर्म दिया गया था वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। यहाँ पे देखिए, ये इस तरह का फॉर्म होता है। इस फॉर्म के अंदर में हम अपनी कुछ डिटेल्स सही करते हैं। यहाँ पे आपको जो डिटेल्स ठीक करने के लिए दी जा रही हैं, अब ये पेज आपका काम का नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे मोटा मोटा समझ लेते हैं कि क्या क्या बदलाव हो रहा है। पहले समझ लीजिए कि ये वेबसाइट का ये जो पेज है, ये आपका फॉर्म गलत हो गया है। अब इस फॉर्म का काम नहीं है अभी फिलहाल इस समय तक। अभी यहाँ पे 31 अगस्त तक नया फॉर्म लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द नया फॉर्म लॉन्च हो जाएगा और ये फॉर्मेट खराब हो जाएगा। इस फॉर्मेट का कोई काम नहीं बचेगा। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ बदलाव आएगा कि जब आप करेक्शन करने ऑनलाइन जाते हैं, मॉडिफाई के अंदर मैनेज में जाके बेसिक डिटेल जब आप बदलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आपको और भी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जहाँ पे ना केवल आप अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, मतलब जितना कुछ आप सोच सकते हो ना, सारा का सारा करेक्शन कर पाओगे। तो देखो, मैंने जैसे बताया है अपनी बहुत वीडियो में, जो कोई कहे उससे बोलना कि भाई दिखा, प्रूफ दिखा, सरकारी कागज दिखा हमें, जो तू कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। क्योंकि यहाँ फर्जी वीडियो तो भरी पड़ी हैं पीएफ अपडेट के नाम पे। तो यहाँ पे मैं आपको जो भी कहूँगा वो प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो हम वापस से अपने सरकारी डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। अभी सिर्फ एक पेज हम कवर कर रहे हैं, बहुत डिटेल में समझना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे पेजेस में बहुत सारी फालतू की चीज़ें दी गई हैं, तो मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है। जो चीज़ें काम की है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ देख लेते हैं कि हमारा पहला वाला जो पेज है ये बेकार का है, इसमें हमारे काम का कुछ भी नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमें नज़र आ रहा है कि ये जो सर्कुलर है इसमें बताया गया है कि ये सारी चीज़ें करेक्शन हो सकती हैं। तो आप ये पॉइंट्स देख लीजिए। अब आपको करेक्शन करने के लिए जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उन फॉर्म्स के अंदर में आप ये सारी चीज़ें चेंज कर पाएंगे। ना केवल आप ऑफलाइन फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, बल्कि जो ऑनलाइन ऑप्शंस है वहाँ भी आपको ये सारी ही चीज़ें बदलाव करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे दी गई है। साथ में ही कहा गया है कि ये जो अभी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, ये हम 1 साल बाद देखेंगे। तो मतलब अभी से लेके अगले साल 2024 अगस्त तक तो यही ऑप्शंस रहेंगे, यही सारे नियम कानून रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पे इसका पर्पस क्या है। बताया गया है कि भाई एक यूनिफॉर्म पर्पस था कि भाई एक सेम तरीके से आप सभी लोगों का करेक्शन हो सके। पहले क्या होता था, दिल्ली में अलग करेक्शन का तरीका चल रहा है, पंजाब में अलग करेक्शन का तरीका चल रहा है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए इन्होंने कहा है कि ये जो हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, इसका पर्पस ये है कि भाई हर जगह एक तरह से करेक्शन हो। ठीक है, हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई साहब, हमें पता है कि बहुत सारे रिजेक्शंस हो रहे थे, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे थे, बहुत सारे फेलियर्स हो रहे थे। इसके लिए हमें ये एसओपी बनाना पड़ा है। इस एसओपी से हमारा पर्पस ये है कि ताकि जल्दी से जल्दी आपका ये करेक्शन वाला काम हो, ताकि क्लेम सेटलमेंट में भी आपको सहूलियत हो, ताकि डाटा मिसमैच के अंदर आपको आसानी से इस चीज़ को आप ठीक कर सको। ठीक है, जो जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने ही लिखा है, कहीं कॉपी नहीं किया है, मेरा ही अपना पढ़ा हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। देखो,
बाकी लोगों को जो है लीगल लैंग्वेज नहीं है, लीगल नॉलेज नहीं है, मैंने लॉज पढ़े हुए हैं, मेरे को कानून पढ़ना आता है, तो मैं आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से बता रहा हूँ। तो अगला पॉइंट कहा गया है कि ऐसा क्यों कहा गया है, तो ऐसा क्यों किया गया, एसओपी क्यों बनाया गया, तो बोला गया कि भाई हमें फ्रॉड को रोकना था, इसलिए हमने किया है। हमें पता है कि कुछ ऐसा अनरेगुलेटेड कर रहे थे, नॉन स्टैंडर्डाइज, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं था, इसकी वजह से इस तरह के फ्रॉड्स भी बहुत सारे हो रहे थे, जिसमें एक आदमी के अकाउंट में किसी और ने मॉडिफाई करवा दिया और पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो अभी हम पर्पस समझ रहे हैं कि इसको लाने का पर्पस क्या है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो रिजेक्ट किए जा रहे थे, तो उन्हें पता था, मैं जैसे अपने हर वीडियोस में बता रहा था कि भाई साहब इनका कोई माँ बाप नहीं है, कब ये पास करेंगे कब नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें इन्हें पता हैं, ये इनके नॉलेज में थी और इस चीज़ को इन्होंने एडमिट भी किया है कि देखो हम ये चाहते हैं कि जॉइंट डिक्लेरेशन है उनका जो फॉर्म्स है वो रिजेक्ट कम से कम हो, इसके लिए हम एसओपी बना रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये कहा जा रहा है कि हमने आईटी डिपार्टमेंट को कहा है कि जो ज़रूरी बदलाव है वो कर दिए जाएं, जो ये चीज़ें हैं वो ज़रूरी बदलाव अभी आना बाकी है, तो आईटी टूल को कहा गया है कि इसे चालू किया जाए, जो वेबसाइट में बदलाव है वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किए जाए। तो यहाँ पे जो बदलाव हो रहे हैं ना केवल एम्प्लॉय के उस पे हो रहे हैं, एम्प्लॉयर के वहाँ पे भी हो रहे हैं ये बदलाव। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जहाँ स्कोप के बारे में कहा गया है। स्कोप में ये कहा जा रहा है कि पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी, तो अब हम टाइम लिमिट दे रहे हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अब बोला गया है कि जॉइंट डिक्लेरेशन अगर पीएफ ऑफिस के पास आ चुका है तो उसको कितने दिन में करना है, यही चीज़ बोला जा रहा है कि टाइम बाउंड तरीके से करना है। फिर हमें ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं देखना है। फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो यहाँ लिखी गई है कि जॉइंट डिक्लेरेशन को ऑनलाइन ट्रेस करने की सुविधा मिल जाएगी। जैसे मान लो कि आप ऑफलाइन जमा करके आए तो आपके पास कोई भी तरीका नहीं था कि हम कैसे जाने कि हमारा करेक्शन हो गया या नहीं हो गया, तो अगर अब आप रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो आप उसे चेक कर पाएंगे। साथ में ही एम्प्लॉयर को भी मैसेज पे जाएगा कि आपके एम्प्लॉयर के पोर्टल पे एक रिक्वेस्ट आई है उसको कर दो। ठीक है, तो जो मैंने स्टार से लगा रखा है वो मेन पॉइंट है, बाकी आप जो है नॉर्मल पॉइंट समझ सकते हैं। इसके बाद कहा गया है कि भाई ये देखो 3 स्टेप में होगा, पीएफ ऑफिस के अंदर भी पहले एक चालू करेगा, फिर वेरीफाई करेगा, फिर अप्रूव करेगा, तो 3 अथॉरिटी करेगी, उसके बाद ही किसी भी करेक्शन को किया जाएगा। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि भाई साहब कौन कौन सी चीज़ें बदली जाएंगी, तो बोला जा रहा है कि ये सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं। मदर नेम वाली बात पहले नहीं थी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर में, तो अब यहाँ पे मदर नेम भी आ गया है। मदर नेम किसी को चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेशनैलिटी चेंज करने की बात पहले नहीं थी, वो अब आ चुकी है। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज का मतलब है कि देखो करेक्शन 2 तरह की है, छोटी करेक्शन, बड़ी करेक्शन। ठीक है, मान लो ये मेरा फेस है, अब इस फेस में मैं अगर शेव कर लेता हूँ तो वो माइनर करेक्शन है, लेकिन अगर मैं प्लास्टिक सर्जरी करा लूँगा तो वो मेजर करेक्शन होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे पीएफ में इम्प्लीमेंट होती है कि अगर कोई माइनर करेक्शन कर रहा है तो उसको छोटे डॉक्यूमेंट के तौर पे मान लिया जाएगा, वहाँ पे जो डिटेल्स है उसको ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगी जाएगी करेक्शन करने के लिए। लेकिन अगर मेजर डिटेल्स है, मेजर करेक्शंस हैं, तो हो सकता है वो फ्रॉड जैसी बात हो, तो वहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बदलाव किया गया है कि जैसे पहले जो है ना पैन कार्ड की कोई वैल्यू नहीं थी, आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं थी, अब उस चीज़ों की वैल्यू हो गई है। अब आपके डॉक्यूमेंट वैलिड तौर पे आधार कार्ड और पैन कार्ड भी माना जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है जो पहले नहीं थी। तो हम इसी चीज़ को आगे समझते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए मेजर करेक्शन और माइनर करेक्शन की बात की गई है। अगर 2 अक्षर, जैसे मान लीजिए सागर नाम है SAGAR, ठीक है, अब इसमें अगर 2 अक्षर जो है बदलने हैं तो उसे माइनर करेक्शन बोला जाएगा। अगर 2 अक्षर से ज़्यादा बदलना है तो उसको मेजर करेक्शन बोला जाएगा। अगर सागर को रमेश बनाना है तो वो मेजर करेक्शन हो गया। तो मेजर करेक्शन में क्या क्या डिटेल्स लगनी है वो अलग से बताया जाएगा आपको। फिलहाल में माइनर करेक्शन क्या है और मेजर करेक्शन क्या है ये समझ रहे हैं। जेंडर करेक्शन करना है तो वो माइनर करेक्शन है। डेट ऑफ बर्थ है तो 3 साल से कम का जो है माइनर और 3 साल से ज़्यादा का है तो मेजर। ठीक है, फादर नेम जो है वो मेजर करेक्शन में माना जाएगा। अगर 2 अक्षर बदल रहे हैं, सरनेम वाली बात है, तो माइनर माना जाएगा। अगर ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं तो मेजर करेक्शन माना जाएगा। जितना ज़्यादा मान लो मेजर करेक्शन है तो उसमें हमें डॉक्यूमेंट जो है वो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने पड़ेंगे सब कुछ बताया गया है। थोड़ा तसल्ली से वीडियो देख लेना, एक बार देख लोगे तो समझ जाओगे। मेरे से फिर ये मत पूछना कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, मेरे को जो पता है सब कुछ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा, वरना आपको जो है 4-5 वीडियो और देखोगे तो भी कुछ समझ नहीं आएगा। रिलेशनशिप में बोला गया है मदर,
ठीक है। रिलेशनशिप बदलने के लिए आपको माइनर करेक्शन बोला गया है। मैरिटल स्टेटस जो है, अगर मान लीजिए कि मेंबर की डेथ हो गई और उसके बाद वो जो रिलेशनशिप चेंज किया जा रहा है तो उसे मेजर करेक्शन बोला जा रहा है। अब हो सकता है बहुत लोगों को ये समझ नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, अगर मेंबर मर गया तो अगर हम उसके बाद ये चेंज करते हैं कि वो मेंबर अनमैरिड नहीं था, वो मैरिड था, तो उसे मेजर करेक्शन माना जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वाइफ होती है ना, अगर उसकी वाइफ है तो वाइफ को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है डेथ केस में। तो वाइफ होना बहुत अलग है और अनमैरिड होना बहुत अलग है। इसलिए कहा गया कि अगर मेंबर मर गया तो अगर हम उसे अनमैरिड से मैरिड करेंगे तो वो मेजर करेक्शन माना जाएगा। मैंने डेथ क्लेम के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपको बता पा रहा हूँ, वरना कोई नहीं बता पाएगा इस चीज़ को। यहाँ पे हमने समझ लिया कि अगर मेंबर जिंदा है तो उसे माइनर करेक्शन माना जाएगा। वो अनमैरिड था, फिर वो मैरिड हो गया, मैरिड से डिवोर्सी हो गया, तो ये माइनर करेक्शन माना जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात जो है वो यही बात कही जा रही है कि देखो, अगर आप मेंबर के डेथ के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर रहे हो तो वो मेजर करेक्शन है, बाकी केस में वो माइनर करेक्शन है। चेंज करना है डेथ के बाद, यही चीज़ है। देखो, ये तीनों जो एलिमेंट है ना, ये हमारे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब तीनों चीज़ें एक जैसी हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर मेंबर के डेथ के बाद हम चेंज करें तो वो मेजर है, अदरवाइज वो माइनर करेक्शन है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि लिविंग वाली बात ये हम समझ गए। नेशनैलिटी वाली बात कही जा रही है, तो नेशनैलिटी में ये समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पे देखो, एक नेशनैलिटी का मतलब है कि SSA मतलब सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। तो अगर कोई नेशनैलिटी बदलना चाहता है और वो इन 20 देशों में से एक है तो वहाँ पे उसे माइनर माना जाएगा। अगर इन 20 देशों की नागरिकता में से कोई और नागरिकता बदलना चाह रहा है तो उसे मेजर करेक्शन माना जाएगा। अब आपको समझ नहीं आया होगा तो 99.99% लोगों के लिए काम का नहीं है, इसलिए इसे इग्नोर कर दो। नेशनैलिटी जो है वो इंडियन ही रहेगी 99.99% केस में। अगर आपको आधार कार्ड करेक्शन करना है तो वो मेजर करेक्शन में माना जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ गए। तो ये मेजर और माइनर वाली बात जरूरी है समझना। फिर बोला गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब है कि भाई कौन आदमी उसके ऊपर साइन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें आगे बताई जाएगी। कहा जा रहा है कि भाई जो आदमी साइन करेगा ना, पहले वो अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि वो जो साइन कर रहा है वो ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई साहब डॉक्यूमेंट प्रूफ क्या लगाने हैं। तो ये जो एक चीज़ है ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है जो कि पहले नहीं थी। माइनर चेंज मतलब हो गया कि अगर छोटे बदलाव, जैसे हमने अभी ऊपर समझा कि अगर छोटे बदलाव हैं तो कोई 2 डॉक्यूमेंट हमें देने होंगे और बड़े बदलाव हैं तो 3 डॉक्यूमेंट हमें देने होंगे। ठीक है, हमें आगे बताया जाएगा कि इस चीज़ में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेंबर है, मेंबर की जिम्मेवारी है कि वो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरे और उसके बाद वो मान लीजिए अपने पोर्टल पे सबमिट करे। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि अभी हमारे पास जो पोर्टल के अंदर ऑप्शन दिया गया है मॉडिफाई बेसिक डिटेल का, वहाँ पे वो तभी खुलेगा जब हम अपना यूएन पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो इस टाइम पे मतलब 31 अगस्त में अभी ये चीज़ कंप्यूटर में कैसे इंप्लीमेंट होगी ये अभी लगाया नहीं गया है। तो अगर आपके पास यूएन पासवर्ड हो तो ही आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि ये कोई ऑफलाइन तरीका भी दे दे जिसके अंदर आपका जो यूएन पासवर्ड है बिना लॉगिन किए भी आप रिक्वेस्ट लगा सकें, तो वो भविष्य में ही पता लगेगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप लॉगिन कर पा रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट लगाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आगे लिखा गया है कि ये जो है ना, सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है स्टोर रहेंगे। मतलब जो भी आप डिटेल लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने डिटेल लगा दिया और फिर आपने कोई फर्जीवाड़ा कर लिया और वो डिटेल्स कहीं किसी को दिखेंगे नहीं। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओगे करेक्शन के लिए वो एक सेव कर लिए जाएंगे और वो आपके डाटा में रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो एम्प्लॉयर है उसके लिए साइन के लिए जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि भाई साहब जो एम्प्लॉयर है ना, उसको ईमेल किया जाएगा। ईमेल करने के साथ में ही यहाँ पे आगे बताया जाएगा कि उसको 7 दिन के बाद, मतलब 7 दिन का टाइम दिया जाएगा एम्प्लॉयर को। अगर वो उसके बाद नहीं करता है तो उसको SMS भेजा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है ये आपके काम की नहीं है। देखो, ये जो है ना, ये PF ऑफिस के अंदर का ढांचा है तो आपके समझने का नहीं है। अब इसमें आप क्या करोगे समझ के कि AO क्या होता है, SS क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें मुझे पता है लेकिन मेरे को पता है ये आपके काम की नहीं है, इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसकी जिम्मेवारी है कि ये चीज़ जो है वो शुरुआत कौन करेगा। PF ऑफिस में किसकी जिम्मेवारी होगी पहले वाले पॉइंट पे, तो ये जो है DA शुरुआत करेगा, ये बोला जा रहा है।
तो यहाँ पे मैंने कहा है, मेरा मेन बताने का पॉइंट ये है कि टाइम लिमिट के अंदर करेगा, इसकी जिम्मेवारी डीए की होगी। अब ये नहीं होगा कि भाई 7 दिन हो गए तो किसी की जिम्मेवारी नहीं है, कहा गया है कि भाई डीए की जिम्मेवारी होगी, मतलब अधिकारी फिक्स कर दिया गया कि भाई इस आदमी की जिम्मेवारी होगी। साथ में ही ये भी बोला गया कि ये डीए जो है सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ की निगरानी जो है बड़े ऑफिसर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी की गई हैं ताकि ये जो आपका टाइम लिमिट से होता है काम, टाइम के अंदर अंदर हो जाए, ऐसा ना हो कि 2 महीने 3 महीने तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं कि जो है ई साइन करेगा, जो एम्प्लॉयर है वो ई साइन के थ्रू आपके रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, ठीक है। साथ में ही जो है नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ रिजेक्ट की जाती है, आपकी रिक्वेस्ट लगा देने से ही आपका नहीं होगा, आपकी डिटेल देखी जाएगी, आपने क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो देखे जाएंगे, उसके बाद ही उसे अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि जो पीएफ ग्रीवांस पोर्टल है वहाँ पे अलग से ऑप्शन दिया जाएगा करेक्शन के बारे में। अगर कोई शिकायत है करेक्शन के बारे में तो वो यूजलेस होती है, जैसे मैंने बताया है, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए ज़रूर लिखा है कि हम जो है अलग से ऑप्शन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि लिखा गया है कि क्या प्रोसीजर है, मतलब प्रोसीजर किस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो कहा गया है ध्यान से समझिएगा, कहा गया है कि लॉगिन करना है, मेंबर लॉगिन करेगा, उसके बाद जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म पे जाएगा, उसके बाद जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उससे ओटीपी भेजेगा, ओटीपी से डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि अगर किसी के पास यूएन पासवर्ड ना हो वो क्या करेगा। तो मेरा यही मानना है कि यहाँ पे जो यूएन पासवर्ड जिसके पास है उसके लिए प्रोसीजर बताया गया है, और जिसके पास यूएन पासवर्ड नहीं है उसके लिए जो प्रोसीजर है वो ऑफलाइन वाला रहेगा, लेकिन वो ऑफलाइन के अंदर में वहाँ पे फॉर्म चेंज हो गया है, तो नए तरह का फॉर्म आएगा, उसमें डॉक्यूमेंट जो लगाना है वो अलग तरह के लगेंगे, ठीक है। वो भी हम आगे चल के देखेंगे, पहले हम ये जो डॉक्यूमेंट है इसको पढ़ लेते हैं ताकि बाकी लोग कॉपी करके इस पर वीडियोस बना सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि क्या क्या डिटेल्स अपलोड करनी है। यहाँ पे ऐसा होता था कि पहले एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन नहीं होता था कि वो अपने तरफ से कुछ और डॉक्यूमेंट लगा दे, जैसे एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट लगा दी, जो डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय ने डाल दिए उसके ऊपर एम्प्लॉयर अपने तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं डाल सकता था, लेकिन अब ऐसा संभव है कि एम्प्लॉयर अपने तरफ से डॉक्यूमेंट डाल सकता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, ठीक है। जब हम सिस्टम में करेंगे तब मैं आपको बेहतर बता पाऊंगा। ऑलरेडी वीडियो जो है 15-20 मिनट की हो चुकी है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ है ज़रूरी नहीं है, मतलब एक पॉइंट ज़रूरी है, मैं बता देता हूँ। चलो, इसमें बात ये होती है कि कोई करेक्शन माइनर है या कोई करेक्शन मेजर है, ये कैसे डिसाइड करेगा। तो ये डीए की जिम्मेवारी हो गई। अगर डीए को ऐसा लगता है कि ये करेक्शन जो है माइनर नहीं है, ये मेजर है, तो वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट दीजिए। जो आपने 2 डॉक्यूमेंट दिए, 2 की जगह 3 डॉक्यूमेंट दीजिए। तो ये पावर डीए को दे दी गई है। तो इसमें बहुत बड़ा लफड़ा होगा, जब आगे चलेंगे तो पता लगेगा, लेकिन मैं काम करता हूँ, मुझे पता है ये एक बहुत बड़े लफड़े वाली बात है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जहाँ बोला गया है कि अगर मान लीजिए आप ये 11 पॉइंट हैं, 11 में से मान लो कि आप 11 के 11 पॉइंट चेंज कर रहे हो, तो ऐसे में तो पूरा का पूरा आदमी बदल जाएगा ना। अगर आपने नाम बदल दिया, उसके बाद मान लो आपने फादर नेम बदल दिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बदल दिया, तो सब कुछ तो बदल ही दिया ना आपने। तो राम का पैसा तो आप घनश्याम को दिलवा दोगे। तो अगर मान लो कि आप कोई भी चीज़ बदल रहे हो जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आप करेक्शन करना चाह रहे हो, जहाँ पे लिखा था कि 5, मैंने कहीं देखा था ध्यान से, तो वहाँ लिखा था कि अगर 5 चीज़ों से ज़्यादा चेंज कर रहे हो तो उसको मेजर करेक्शन में मान लिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर छोटी छोटी करेक्शन है, माइनर करेक्शन है, लेकिन आपने ज़्यादा चीज़ें करेक्शन के लिए लगा दी, तो इन सभी चीज़ों को जोड़ के जो है अगर 5 से ज़्यादा हो गया, मतलब 5 करेक्शन से ज़्यादा कर रहे हो, तो उसको मेजर चेंजेस में मान लिया जाएगा, और उसमें हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जो अप्रूवल होगा तभी जाके आपका काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझें। देखो, वीडियो लंबी हो रही होगी, लेकिन मेरे को बताना तो पड़ेगा ना, पूरी जानकारी नहीं दूंगा तो कैसे चलेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो है ऑनलाइन रिक्वेस्ट है, ये कंपनी क्लोज के केस में क्या होगा। तो बोला जा रहा है कि अगर कंपनी क्लोज हमने मार्क कर दी है, तो क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, वो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ अधिकारियों द्वारा अप्रूव किया जाएगा। वो अधिकारी हमने बताए हुए हैं। फिर वो जो अप्रूव किए हुए डॉक्यूमेंट हैं वो आप पीएफ ऑफिस के पास लेके जाओगे। फिर पीएफ ऑफिस उन डॉक्यूमेंट्स को, देखो यहाँ पे जो कहा जा रहा है ना, समय की कमी है, मैं और अच्छे से बता सकता था, लेकिन ये बात होती है कि जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मान लो कंपनी क्लोज हो गई, आप विधायक से जाके साइन करवाए, तो फिर आप क्या करोगे, इन डॉक्यूमेंट्स को पीएफ ऑफिस में दे के आओगे।
फिर इन डॉक्यूमेंट्स को जो है ना पीएफ ऑफिस वाला जो जहां काउंटर पे साइन जमा करोगे वो भेजेगा उस विधायक के पास, उस विधायक के पास भेजेगा, और जब उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ भाई साहब ये हमने ही साइन किया है, उसके बाद ही आपका काम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है जो कि आपको और शायद कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये एक लीगल लैंग्वेज है, ये नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, ये लीगल लैंग्वेज है। इसके साथ में ईओ की रिपोर्ट के बारे में बोला जा रहा है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है। यहाँ पे बोला ये जा रहा है, देखो मैं बता देता हूँ। देखो ऐसा होता है कि कंपनी जो होती है ना वो उसके दो स्टेटस होते हैं। एक तो स्टेटस होता है जब कंपनी को पूरी तरह से क्लोज मान लिया गया है, और दूसरा स्टेटस होता है कि कंपनी ने क्लोजिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं लगाई है लेकिन कंपनी ने चालान वगैरह जमा करना बंद कर दिया। तो ऐसे में कंपनी अगर चालान वगैरह जमा करना बंद कर देती है तो उसमें जो ईओ होता है, ईओ जो एक पोस्ट होती है, उस पोस्ट का व्यक्ति जब पीएफ ऑफिस में ये बता देता है कि भाई मैंने अपनी जांच करी है, जांच करके मुझे ये पता लगा है कि कंपनी का कुछ अता पता नहीं है, तो अगर ऐसी जांच कंपनी के बारे में हुई है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि मतलब ईओ की रिपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर ईओ की रिपोर्ट है तो ही आप क्लेम कर सकते हो कि कंपनी क्लोज हो गई है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके एम्प्लॉयर ने साइन नहीं किया और आप पीएफ ऑफिस जो है विधायक का साइन लेके पहुंच गए कि विधायक जी हमारा साइन करके दिए हैं, हमारी कंपनी बंद हो गई है। आपके कंपनी के स्टेटस की जांच होगी, अगर स्टेटस में आपका क्लोज आया तो ही आपके जो विधायक के सिग्नेचर हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स को लिया जाएगा। अगर आपकी कंपनी एक्टिव केस में नज़र आ रही है तो आपको वो विधायक के सिग्नेचर वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अगर मेंबर मर गया है तो क्या होगा। अगर मेंबर मर गया तो जो नॉमिनी बना हुआ है वो उसके सिग्नेचर चलेंगे। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी है तो क्या होगा, तो बाकी सभी लोग अपनी सहमति देंगे कि भाई हमारी सहमति है कि हमारे बिहाफ पे जो एक सदस्य है उसके सारे साइन चल जाएं। तो ये हम करेक्शन फॉर्म की बात कर रहे हैं कि करेक्शन फॉर्म पे कौन साइन करेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मेंबर है जिसका आधार कार्ड नहीं बना था 2014 से, या फिर जब भी आधार कार्ड बना उससे पहले की बात है, आधार कार्ड आदमी का नहीं है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो नॉमिनी है ना, जो नॉमिनी जो उसके परिवार वाले हैं उसका आधार कार्ड लगा दिया जाएगा पीएफ में। ठीक है, उसका आधार कार्ड लगाया जाएगा। ये चीज़ समझ आई, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये जानना, अगर मान लो कोई केस आता है, अगर आप पीएफ के कंसल्टेंट अपने आप को कहते हैं तो ये आपके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें ये कहा गया कि क्या क्या पैरामीटर हैं, मतलब आप कितनी बार कितनी करेक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि देखो इतनी बार करेक्शन करवाया जा सकता है। ये एक जनरल बात करी गई है, ऐसा नहीं है कि एक बार से ज़्यादा करेक्शन नहीं करवाई जा सकती है। यहाँ पे जो कहा गया है, ये कहा गया है कि आप आम तौर पे जो हम ये मानते हैं स्ट्रिक्टली, मतलब इन्होंने स्ट्रिक्टली शब्द यूज़ किया है, लेकिन स्ट्रिक्टली का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 100% ऐसा ही होगा। क्योंकि आप समझ के देखो कि एक आदमी अपने आधार कार्ड में 2 बार नाम करेक्शन कर सकता है, तो अगर 2 बार करेक्शन कर सकता है तो यहाँ आप 1 बार कैसे अलाउ करेंगे। ठीक है, मान लो कि उसके बाद भी उसके पास ऑप्शन रहता है, वो गजट नोटिफिकेशन में चेंज कर देता है। उस भाई साहब को गजनी वाली प्रॉब्लम है, वो 2 साल एक नाम रखता है, 2 साल दूसरा नाम रखता है, 2 साल अलग नाम रखता है, तो फिर ऐसे में आप लिमिट कैसे करोगे कि भाई एक ही रहेगा। जेंडर तो समझ आता है कि जेंडर एक ही बार रहेगा, मेल से फीमेल हो गया, या फिर मान लो कि फीमेल गलती से डला था तो उससे मेल हो गया। तो यहाँ जो कही गई हैं बातें वो एक जनरल पर्सपेक्टिव में कही गई हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे एक बार से ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत हो तो वहाँ आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, और जब आपके मुद्दे की पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद ही हम आपका करेक्शन करेंगे, उससे पहले आपका करेक्शन नहीं करेंगे। और साथ में ही जो अधिकारी है, ऐसा ना हो कि अधिकारी पैसे खा ले, तो उसको लिखित में देना पड़ेगा कि किस वजह से हमने ये चीज़ इनकी साइन करी है, ये चीज़ इनकी अप्रूव करी है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि अगर कंपनी क्लोज हो गई तो उस केस में किस किस के साइन चलेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे, ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी हुई है कि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे और लोगों को अलाउ कर दिया है, वरना पहले यही होता था कि बैंक से साइन करा के लाओ और किसी के साइन मानते ही नहीं थे। तो इस बार इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अलाउ कर दिया है, जिसके अंदर इन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि पीएफ के अधिकारियों का भी किया गया है नाम दर्ज। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, तो जाना पीएफ ऑफिस वालों को ही पकड़ना, बोलना भाई कहाँ है तेरा ट्रस्टी,
बुला के ला ट्रस्टी को, मैं साइन करवाऊंगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पीएफ ऑफिस में और बोलना सेंट्रल बोर्ड जो है ना, सेंट्रल बोर्ड उसके ट्रस्टी को बुलाओ, हमें साइन करवाने हैं। भाई साहब कोई नहीं करेगा। इन्होंने जो है नाम तो लिख दिया है, लेकिन हो गया कि कोई विधायक से आप जो है कोई अप्रोच लेके पहुंचे तभी होता है, वरना ये ट्रस्टी के पास तो आपको कोई पहुंचने भी नहीं देगा। ठीक है, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे इन्हें पीआरओ का रखना चाहिए था कि पीआरओ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपके जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को साइन कर दे। लेकिन इन्हें भरोसा नहीं है, इन्हें पूरा यकीन है कि अगर पीआरओ को हमने अलाउ कर दिया तो पीआरओ पैसा खाएगा और पैसा खा के सबका जो है करेक्शन कर देगा, इसलिए इन्होंने पीआरओ जैसे लेवल को नहीं रखा है। और आप कभी पीएफ ऑफिस जाके देखो पीआरओ के क्या नखरे होते हैं, वो अपने आप को बादशाह समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीआरओ को नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पे बाकी लोगों को रखा गया है। आप इन्हें देख सकते हैं, इन्हें ये भी बता देना है कि जी मैं जो साइन करवा रहा हूँ ना, पीएफ ऑफिस वाले आपको ईमेल करेंगे पूछने के लिए कि भाई साहब आपने इस ऐसे आदमी के लिए साइन किए हैं या नहीं किए हैं। तो सिर्फ इतना मत कर लेना कि वहाँ से साइन करवा के ले आए और फिर उसको जो है उसने कंफर्मेशन जब वो नहीं करेगा तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि जब आपकी करेक्शन हो जाएगी तो जो आपके आधार कार्ड में फ़ोटो है ना, वो आपके प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगी। तो ये एक नई चीज़ है जो पहले नहीं होती थी। पहले सिर्फ आपका आधार कार्ड अपडेट होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो आपके आधार कार्ड में फ़ोटो है वो भी आपके पीएफ प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि पहले पीएफ मेंबर को ना मैसेजेस नहीं आते थे, अब आपको हर स्टेज पे मैसेज आएगा। हर स्टेज मतलब आपने रिक्वेस्ट लगा दी तो मैसेज आ गया, एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट कर लिया तो मैसेज आ गया, पीएफ ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया तो मैसेज आ जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, दोनों ही शर्तों में आपके पास एसएमएस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे काम के नहीं है। इसके बाद हमें बोला जा रहा है कि क्या टेम्पलेट है, मतलब टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट मतलब होता है कि फॉर्म किस तरह का होगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आईटी विभाग इसे तय करेगी, आईटी विभाग अभी इसे डेवलप करेगी और डेवलप होने के बाद जो फाइनल फॉर्मेट होगा वो वैसे ही डिसाइड होगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है ऑफलाइन में, मैं आपको वो डिस्कस करूँगा। टाइमलाइन जैसे मैंने बताया कि 7 दिन का टाइम दिया गया है, वो ये 7 दिन वो हैं जब पीएफ ऑफिस में रिक्वेस्ट पहुंच गई। ठीक है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि मान लो ईओ, मतलब मेरे हिसाब से ईओ जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर को अगर आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, मतलब आपने ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लगाया है जिसके बारे में पीएफ ऑफिस को लगता है कि कंपनी में जाके पूछना बनेगा, तो इसके लिए ये 15 दिन प्लस 3 दिन लगेंगे। ठीक है, 7 दिन हो, जैसे माइनर रिक्वेस्ट हो तो 7 दिन प्लस 3 दिन, और अदरवाइज क्या होगा 15 दिन प्लस 3 दिन। ठीक है, इसके बाद ये मोनेटाइजेशन मैकेनिज्म है, ये अपने काम का नहीं है। फिर ये बोला जा रहा है कि भाई साहब एम्प्लॉयर को जो है ना वो 7 दिन के बाद एसएमएस जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, अब वो करे या ना करे वो उसकी पावर है। हालांकि पीएफ ऑफिस के पास पावर होती है कि वो एम्प्लॉयर को निर्देश दे सकता है, तो एम्प्लॉयर को निर्देश दिया जा सकता है। इस बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि एसएमएस भेजा जाएगा एम्प्लॉयर को, ताकि वो जो है प्रोएक्टिवली उसको क्लियर कर दे। उनको पता है पीएफ ऑफिस वालों को कि एम्प्लॉयर नहीं करता है, इसलिए सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो एसओपी का मतलब ये होता है कि जितनी चीज़ें हो सकती है ब्रह्मांड में, उन सारी चीज़ों को सोचो और उन सारी चीज़ों के हिसाब से फॉर्मेट यहाँ पे बना के दे दो। तो ये देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें अपने काम की नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक एक शब्द मैंने पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए लगेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, अगर आपको नाम या जेंडर चेंज करना है तो पहले आपके पास क्या होता था ना, आधार कार्ड तो लगाते ही थे आप, लेकिन आपको और डॉक्यूमेंट्स नहीं आते थे। लेकिन अब आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जो आप अपने नाम करेक्शन के प्रूफ में दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ना ड्राइविंग लाइसेंस लेके घूमते थे कि जी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस मानते ही नहीं थे पीएफ ऑफिस वाले, तो अब उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है कि नेम करेक्शन में ड्राइविंग लाइसेंस चल सकता है। तो ये कैसे चलेगा, मान लो आधार कार्ड है, आधार कार्ड प्लस ड्राइविंग लाइसेंस आपने लगा दिया तो आपका वैलिड हो जाएगा। मान लो इसमें आपने पैन कार्ड और लगा लिया तो वो और पक्का हो गया। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि करेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें आपकी वैलिड डॉक्यूमेंट मानी जाएंगी। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं कुछ चीज़ें, लेकिन जैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस वाला पॉइंट मेरे से रह गया था, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। इसके साथ में आपका देखो कि बैंक पासबुक भी आपकी सही मानी जाएगी,
जहाँ आपकी फ़ोटो वोटो लगी होगी। तो आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना वो नाम की और डेट ऑफ बर्थ की होती है। तो आपको मेनली इन्हीं पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नेम करेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो तो है ही, इसके साथ में डेट ऑफ बर्थ के जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपको इस तरह की चीज़ें देनी पड़ सकती हैं, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट तो है ही, साथ में आपके पास आधार कार्ड और पासपोर्ट को भी वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है। और एक बहुत अच्छी बात है कि पैन कार्ड को भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ मान लिया गया है। अब मुझे नहीं पता है कि कितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप पीएफ का काम सीखना चाहते हैं। बहुत बधाई देना चाहूँगा आपको कि आप इतनी लंबी वीडियो देख पा रहे हैं। मुझे अभी नहीं आइडिया है कि कितना समय हो चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, जहाँ फादर नेम, मदर नेम या रिलेशनशिप चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे राशन कार्ड को भी इंक्लूड किया गया है। पासपोर्ट फादर या मदर का, मान लो आपको फादर का नेम चेंज करना है तो आपको अपना पासपोर्ट नहीं देना है, फादर का पासपोर्ट देना है, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह वाली बात है, मैरिटल स्टेटस में मैरिज सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई अगर मैरिटल स्टेटस है तो क्योंकि उसे माइनर माना जाता है, तो पहले क्या होता था ना, पहले औरतों को मैरिज सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ता था, तभी जाके उनका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड से मैरिड होता था, या रिलेशनशिप हस्बैंड से फादर होता था या फादर से हस्बैंड होता था। लेकिन अब यहाँ पे लिखा गया है आधार कार्ड और पासपोर्ट, तो अब मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, माइनर करेक्शन माना जाएगा। और माइनर करेक्शन में जितना अभी मैंने समझा है, माइनर करेक्शन की कैटेगरी है, और माइनर करेक्शन में आधार कार्ड के बेस पे ही आपका करेक्शन हो जाएगा। रिलेशन में जो आधार में जो रिलेशन होगा ना, वहाँ पे चेंज हो जाएगा। समझ में आई है? अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लिखो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर यहाँ लेटर लिखा गया है कि कंपनी से लेटर बना के दिया जा सकता है। रीजन ऑफ लीविंग मतलब मान लो कि हमने गलती से जो है रिटायरमेंट डाल दिया, डलना था सुपर एनुएशन, तो ये चीज़ें चेंज करने के लिए हमें इस तरह से लेटर बना के देना पड़ेगा। अब ये लेटर कंपनी बना के देगी, आप अपने मन से नहीं बना सकते। डेट ऑफ लिविंग के अंदर भी इसी तरह से डॉक्यूमेंट बना के दिया जाएगा। नेशनैलिटी बदलनी है तो हमें बताया गया है, आधार कार्ड के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट बताया गया कि आधार कार्ड हमें बनाना पड़ेगा। इसके साथ में ही जो अभी तक आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट देखते आ रहे थे, वो फॉर्मेट बदल गया है। अब इस तरह का एक फॉर्म दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसमें लिखा है आई मतलब मैं, ठीक है, मेरा यूएन नंबर, मेरा पीएफ नंबर, मेरा आधार नंबर, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, इनमें से जो डिटेल्स आपको ठीक करनी हो, पूरी की पूरी 11 डिटेल्स होती हैं जो बदलने वाली, सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे दी गई हैं। यहाँ करेक्ट लिखिए, यहाँ इनकरेक्ट लिखिए। ऊपर आपने अपना नाम वगैरह लिखा है, नीचे कंपनी वाला अपना नाम वगैरह लिखेगा। उसके बाद यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, देखो ये मैं आपको एक्चुअल में भर के दिखाऊंगा। अभी हम इस सर्कुलर को समझ रहे हैं, तो सर्कुलर को समझने में हमें जितनी ज़रूरत है वो हम समझने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के साइन हो गए, यहाँ पे मेंबर के साइन हो गए, यहाँ पे मतलब क्या, यहाँ पे मतलब कंपनी के साइन मोहर के साथ, यहाँ आपके साइन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें नीचे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें कहा जा रहा है कि भाई साहब अगर कंपनी क्लोज हो तो क्या होगा। कंपनी क्लोज हो तो फिर जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ में आपको ये भी लगाना पड़ेगा। इस पे ये लिखा है कि ये जो आदमी है इसको हम पर्सनली जानते हैं और ये हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आया था, तब जाके हम इसका ये करेक्शन फॉर्म साइन करके दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ये हमारे पास बोला जा रहा है कि ये चीज़ें आपको लगानी है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको बाद में समझा सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे हमें बोला जा रहा है कि ये प्रोसेस किस तरह से होगा, तो ये भी समझ लीजिए। इतना लंबा वीडियो बन गया है तो थोड़ा और सही। ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन लॉगिन करेंगे, मॉडिफाई बेसिक डिटेल में जाएंगे। उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया था कि अभी तक सिर्फ 4 ही फील्ड हैं, हम और फील्ड को जोड़ेंगे ताकि 11 की 11 फील्ड्स आ जाएं। तो ये जोड़ा जब जाएगा तब जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको इसी तरह का पुराना फॉर्मेट नज़र आ रहा है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मान लो आपने रिक्वेस्ट लगा दी, जब तक एम्प्लॉयर उसे अप्रूव नहीं कर रहा है तब तक आप उसे डिलीट कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। फिर कंपनी के पोर्टल में भी बदलाव किया गया है। कंपनी के पोर्टल में आप जो है मॉडिफाइड रिक्वेस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आप भी मतलब कंपनी के तौर पे आप अपने तरफ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे। जैसे मान लो कि किसी ने डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली, तो उसने अपने तरफ से जो रिक्वेस्ट डाली है वो रिक्वेस्ट डाल देगा।
कंपनी की तरफ से जो लेटर बनना है वो तो कंपनी बना के देगी ना। तो वो लेटर जो है अगर कंपनी अपने तरफ से अपडेट करना चाहे तो वो उसको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, रीज़न ऑफ एग्जिट के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट लिखित में देना चाहे कंपनी, जैसे वहाँ डॉक्यूमेंट के तौर पे दिया गया है ना कि अटेंडेंस रजिस्टर, ये सब चीज़ें, तो वो अपलोड करने का काम जो है कंपनी अपने पार्ट पे कर सकती है। ये चीज़ पहले नहीं होती थी एम्प्लॉयर के पोर्टल पे, ठीक है। इसके बाद ये कहा गया है कि जो जो चीज़ें होंगी सारी चीज़ें आपको पेंडेंसी में नज़र आएंगी। इसके साथ में बोला जा रहा है, देखो ये पीएफ वालों की वेबसाइट होती है, तो पीएफ वालों को भी कहा जा रहा है कि भाई साहब आपके यहाँ भी इस तरह से रिक्वेस्ट नज़र आएगी जहाँ आपको अप्रूवल देना है। और अगर आपको ऐसा कोई डाउट हो कि भाई इसमें किसी तरह की करेक्शन वाली चीज़ है तो फिर आप उसमें मार्क कीजिए, मेंशन कीजिए। मेंशन करके ही आप किसी का रिजेक्ट कर सकते हैं, बिना मेंशन किए आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके आगे की चीज़ें आपके काम की नहीं है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिए हैं पूरे पेजेस। देखो हिम्मत चाहिए इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए, बोलते बोलते गला बैठने लगता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है 5-10 लोग तो आए ही होंगे। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, अपना नाम बताइए। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो अपना नाम लिखिए कमेंट के अंदर, मुझे याद रहेगा कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये वीडियो कंप्लीट देखी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कैसी लगी है ये वीडियो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।